नमस्कार दोस्तों, उड़ान एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बैचेस की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहली बैच हमारे यहाँ जो स्टार्ट होने वाली है सिटी प्लाजा ब्रांच में अमीन पटवारी विशेष बैच स्टार्ट होगी। 50 पद के लिए ये एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम डेट 7 दिसंबर 2025 का रहेगा। ये हाइब्रिड मोड पे स्टार्ट की जाएगी, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन और रिकॉर्डेड मोड रहेगा इसका। इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर जैसे अन्य एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 21 अगस्त 2025 से बैच आरंभ हुई है, यानी कि कल ये बैच आरंभ हो चुकी है। टाइमिंग 5:30 से 8:30 का रहेगा। हमारे यहाँ के जो दिग्गज फैकल्टीज़ हैं उनके द्वारा क्लासेस ली जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या फिर सिटी प्लाजा ब्रांच, या फिर हेड ऑफिस, या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में आकर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच के अलावा हमारी एक और बैच स्टार्ट हो रही है, शिक्षक भर्ती बैच। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, वर्ग 2 और 3 को लेकर, जिसमें CG टेट और C-टेट दोनों ही कवर होगा। ये बैच 28 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगी। टाइमिंग आफ्टरनून का होगा 11 से 2, और ये भी हाइब्रिड मोड पे स्टार्ट की जाएगी, ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड मोड पे। हमारे यहाँ के जो अनुभवी टीचर हैं उनके द्वारा क्लासेस ली जाएगी। और इसमें ख्याल रखें कि 3 दिन का डेमो क्लासेस दी जाएगी। और नीचे ये जो नंबर दिए गए उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में आकर या उड़ान एकेडमी के बाकी अन्य 2 ब्रांचेस में आकर आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। चलिए, एक और बैच का प्रमोशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आपको। मैं आपको बता दूं कि ये CGPSC प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड बैच स्टार्ट होने वाली है CGPSC के विद्यार्थियों के लिए। ये सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में स्टार्ट होगा, हाइब्रिड मोड पे स्टार्ट होगा, बायलिंगुअल होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में। 28 अगस्त को ही स्टार्ट हो रहा है 2025 को। टाइमिंग होगी इवनिंग 5:30 से 8:30। इसमें विशेष मार्गदर्शन के लिए भूपेंद्र करवंदे सर, विजय पांडे सर और सुनील त्रिपाठी सर आएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा हमारी जो टीम है वो तो हमारी क्लासेस लेगी, हमारे अनुभवी टीम इस बैच को लीड करेगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, और मेन ब्रांच सिटी प्लाजा ब्रांच और सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में आकर आप संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बैच का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर वर्ग 1 व्याख्याता की तैयारी को लेकर 1 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर अनिल सर, आशीष सर, अन्नू मैडम, सुधीर सर, अनीश सर और शशि भूषण सर जो हैं वो अलग अलग विषयों की व्याख्याता वर्ग की तैयारी करवाएंगे आपको, वर्ग 1 की। और यहाँ पर भी आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आपको जिस बैच से संबंधित आपको जानकारी जाननी है उस बैच को लेकर आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे ब्रांच आकर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बिना विलंब किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है। ये राज्य भी पता होना चाहिए, और कौन सी पर्वत श्रृंखला की ये ऊंची चोटी है वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की, ये आप अरावली पर्वत श्रृंखला देख सकते हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखिएगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और यह है आपका राजस्थान में। यह है आपका राजस्थान में। और इसके अलावा इसकी दूसरी ऊंची चोटी का नाम है शेर शिखर। दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो शेर शिखर आप बताएंगे, याद रखेंगे। अरावली में एक फेमस हिल स्टेशन का नाम भी याद रखेंगे, जिसका नाम है माउंट आबू, जहाँ एक फेमस मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो भी याद रखिएगा। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ए, राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें, बहुत इजी प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी ही है, आपको इजी लगेगा। इसके अलावा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ पे कौन सी पहाड़ी बनी, तो प्रायद्वीपीय पठार में, ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन सी पहाड़ी बनेगी, तो बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी का निर्माण होता है। नीलगिरी की पहाड़ी बनती है, और नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे एक आपको दर्रा देखने को मिलेगा, इसका नाम है पाल घाट दर्रा।
और पालघाट दर्रे के नीचे एक और पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो ये हो गया आपका नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, और ये हो गया अन्नामलाई की पहाड़ी। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा दर्रा है जो इनको अलग करती है? तो याद रखिएगा वो पालघाट दर्रा है। तो ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलने से नीलगिरी की पहाड़ी बनती है, और नीलगिरी की पहाड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी को अलग करती है किस दर्रे से? पालघाट दर्रे से। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया आपका नीलगिरी की पहाड़ी। और इतना ही नहीं, साथ में एक चीज़ और भी याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखिएगा दोदा बेट्टा। क्या बोलेंगे? दोदा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और वहीं अन्नामलाई की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी याद रखिएगा अनाईमुडी। क्या याद रखिएगा? अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। याद रखिएगा अन्नामलाई की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर, और नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर। और यह भी क्लियर रखिएगा कि अन्नामलाई और दोदा बेटा पश्चिमी घाट की, इवन पश्चिमी घाट ही नहीं बल्कि पूरे प्रायद्वीपीय पठार की, पूरे प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ याद रखिएगा दक्षिण भारत की आप पूरा ले सकते हैं। आप पश्चिमी घाट बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोल सकते हैं, दक्षिण भारत बोल सकते हैं। तीनों की पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी और दूसरी ऊंची चोटी का नाम याद रखिएगा दोदा बेटा। ये पश्चिमी घाट की दो ऊंची चोटी है जो प्रायद्वीपीय पठार की भी और क्या बोलते हैं दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? यहाँ पर झील की बात कर रहा है और पश्चिमी तट की बात कर रहा है, दो चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये पूर्वी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, और इस तरफ हो गया आपका पश्चिमी तट। यहाँ पर पूर्वी तट में देखिएगा ये आपका ओडिशा में चिल्का झील। कहाँ पर? ओडिशा में आपका कौन सा झील हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में, हालांकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में फैली हुई है चिल्का झील, सॉरी पुलिकट झील। तो पुलिकट झील का मैक्सिमम विस्तार जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश। तो चिल्का झील उड़ीसा में, ये याद रखिएगा, और पुलिकट झील जो है मैक्सिमम विस्तार आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है, मीठे पानी की झील है ये आंध्र प्रदेश में। अष्टमुदी झील जो है वो आपका केरल में पड़ेगा। कहां पे पड़ेगा? केरल में। इस तरफ केरल में आपको ये मिलेगा क्या? अष्टमुडी झील, अष्टमुडी या मुदी झील, ये आपका केरल में है। और ये एक कैसी झील है? तो बता दीजिएगा लैगून झील है। ये कैसी झील है? लैगून झील। ठीक, तो अष्टमुदी लैगून झील है। लैगून झील के बारे में थोड़ा सा बात समझिएगा कि अगर समुद्र की लहरों की वजह से अगर तट टूट जाती है तो टूटने की वजह से ये हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीन ओर किससे घिरे हुए हैं? स्थल से, और एक ओर किससे घिरा हुआ है? जल से। तो सामान्य तौर पे आप ये तो जानते हैं तीनों स्थल और एक और जल हो तो उसे खाड़ी बोलते हैं। ये हो गई आपकी एक छोटी सी खाड़ी। इस छोटी सी खाड़ी में जब समुद्र का पानी प्रवेश करता है, ठीक, तो ये बन जाती है एक प्रकार की झील। और इतना ही नहीं, समुद्र की लहरों से जो अवसाद आते हैं वो आके किनारों में जम जाते हैं। वो अवसाद किनारों पे जम जाते हैं जिसे रोधिका कहते हैं, जिन्हें रोधिका कहते हैं। और रोधिका को इंग्लिश में बार कहते हैं, BAR, बार। तो जब ये समुद्र के जल को, जो रोधिका है वो, मतलब ये लैगून झील के जल को समुद्र के जल से अलग करती है रोधिका, तो इस झील को आप क्या बोल देते हैं? लैगून झील। तो लैगून झील की शर्त ये है कि सबसे पहले ये होगा तट पर। दूसरी शर्त ये है कि इसमें पानी होगा खारा पानी। कभी मीठे पानी की लैगून झील नहीं बनेगी, खारे पानी की ही लैगून झील बनेगी, तट पर बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है खाड़ी पर बनेगी। और इसको समुद्र के जल से अलग करती है कौन? रोधिका, जो समुद्र के द्वारा बहाकर लाया गया एक प्रकार का अवसाद होता है जो यहां पर इनको समुद्र के जल से क्या कर देती है? अलग कर देती है। तो ये है लैगून झील। वैसे चिल्का भी एक लैगून झील है, पुलिकट भी एक लैगून झील है, अष्टमुदी भी एक लैगून झील है, लेकिन कोलेरू जो है वो लैगून झील नहीं है। ये गोदावरी कृष्णा नदी के बीच में, उसके डेल्टाई क्षेत्र के बीच में बनने वाली झील है जो मीठे पानी की झील है। यहां पर देखिएगा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो मैंने बता दिया कोलेरू आंध्र प्रदेश, गोदावरी कृष्णा में आंध्र प्रदेश में, पुलिकट आंध्र प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा में। तो ये अष्टमुदी जो है वो केरल में, यानी कि इसका सही जवाब हो गया अष्टमुदी झील जो पश्चिमी तट पर स्थित है।
और ये भारत की एक लैगून झील के नाम से जानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अंडमान निकोबार भी मैं यहां लिख देता हूं। सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है तो बता दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार के दक्षिण में ये है आपका कौन सी जगह? इंदिरा पॉइंट। ये भी क्लियर कर दूं कि इंदिरा गांधी 1984 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद इस जगह, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, पिगमेलियन पॉइंट, तो पहले इसका नाम था पिगमेलियन पॉइंट। नाम बदला गया 1984 में, नाम रखा गया इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात इंदिरा पॉइंट। और 2004 में जब सुनामी आई थी, सुनामी आने के बाद इंदिरा पॉइंट 4 मीटर कहां हो गया? ये 4 मीटर क्या हो गया? नीचे की ओर धंस गया। 4 मीटर नीचे की ओर धंसने की वजह से अब ये इंदिरा पॉइंट दिखाई भी नहीं देता। लेकिन चूंकि आज भी ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, उसे दक्षिण बिंदु के रूप में ही लेंगे हम, लेकिन दिखाई नहीं देगा, याद रखिएगा, अब दिखाई नहीं देता। तो इंदिरा पॉइंट सुनामी में, 2004 की सुनामी में ये हिस्सा 4 मीटर समुद्र के नीचे धंस गई और अब ये दिखाई नहीं देती। लेकिन ये भारत का सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। नामकरण हुआ 1984 में, पिगमेलियन पॉइंट नाम बदल के रख दिया गया इंदिरा पॉइंट। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करिए और सूची के हिसाब से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दर्रा लिखा हुआ है, एक तरफ राज्य लिखा हुआ है। दर्रे में जोजिला दर्रा जो पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीच में पड़ता है जोजिला दर्रा। आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ले सकते हैं, दोनों में पड़ता है ये। फिर बारालाचा दर्रा आपको पड़ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, झिलिपला दर्रा आपका पड़ जाएगा सिक्किम में, और नीतिला दर्रा आपका उत्तराखंड में। यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2। चलिए तो यहाँ पर 4 3 1 2, माय मिस्टेक, यहाँ पर 4 3 1 3 लिखा हुआ है, ये 4 3 1 2 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 4 3 1 2। ठीक, 4 3 1 2 इसका सही जवाब है। हमेशा दर्रों को राज्य के साथ हमेशा पढ़ते रहिएगा, मैचिंग करने के बहुत सारे अच्छे प्रश्न आते हैं दर्रा और राज्य को लेकर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए बात सवालों के इजी होने के साथ साथ सवालों के बनने की भी है और उस सवालों से जुड़े अन्य सवालों की जानकारी की भी है, और अन्य सवालों जो इससे जुड़े अन्य जो सवाल हो सकते हैं उसकी भी तैयारी के लिए उसकी डिटेलिंग भी आपको ज़रूरी है। मतलब एक सवाल खुद में एक सवाल को नहीं, बल्कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आपको अपने डायमेंशन को बढ़ाना होगा। ये नहीं कि मतलब मुझे भी 1 लाइन क्वेश्चंस मतलब अच्छे उतने नहीं लगते। मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे कंटेंट आते हैं, लेकिन चूंकि जो व्यापम के एग्ज़ाम है और जो आबकारी आरक्षक एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस की तैयारी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चंस बनने के लिए कंटेंट का क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये इजी क्वेश्चंस सोच के आप इसे इजी ना समझें, इससे जुड़े तथ्यों को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुल्लू घाटी, इनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल, निचला हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल, रंजोती और नंगा पर्वत। तो यहाँ पर कुल्लू की घाटी के मामले में बता दूं कि जम्मू कश्मीर में फैला हुआ पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ धौलाधर, इनके बीच में, मतलब ये हो गया आपका पीर पंजाल और ये हो गया आपका धौलाधर के बीच में आपको कौन सी घाटी देखने को मिलेगी? तो बता दीजिएगा, कुल्लू की घाटी। यहां पर घाटी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ये देखिएगा, ये दो पर्वत है, ये पर्वत श्रृंखला भी ले लीजिएगा, इस तरफ और इस तरफ की पर्वत श्रृंखला। तो 2 पर्वतों के बीच अगर समतल मैदान है, ये समतल मैदान अगर है, तो उस समतल मैदान को पर्वत के बीच का क्या क्षेत्र बोला जाता है? घाटी क्षेत्र बोला जाता है। ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा कश्मीर की घाटी, ऐसे ही आपने एक नाम सुना होगा कश्मीर की घाटी। कश्मीर की घाटी के मामले में याद रखिएगा कि एक हो गया आपका वृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, और मिड हिमालय का जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। इनके बीच में आपको देखने मिलेगा कौन सी घाटी? कश्मीर की घाटी। यानी कि पीर पंजाल और
ग्रेट हिमालय के बीच में आपको कौन सी घाटी देखने को मिलेगी? कश्मीर की घाटी। ये थोड़ा मैंने ऊंचा बनाया है, ये है आपका ग्रेट हिमालय। और ये मिड हिमालय का कौन सा पर्वत श्रृंखला, तो बता दीजिएगा, पीर पंजाल। चलिए, तो ये ग्रेट हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। तो ये ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आपको कौन सी घाटी देखने को मिलेगी, तो बताइएगा कश्मीर की घाटी। तो यहां पर सही जवाब हो गया कुल्लू की घाटी के मामले में कि पीर पंजाल और धौलीधर के बीच में कौन सी घाटी देखने को मिलेगी, कुल्लू की घाटी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? ये देखिए पाल घाट दर्रा, मैंने अभी जिक्र भी किया था, मैंने अभी बताया भी था आपको कि यहां पर ये पश्चिमी घाट में, दक्षिण सह्याद्री में और मध्य सह्याद्री में ऊपर में ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, और दक्षिण सह्याद्री में ऊपर में ये पहाड़ी हो गई आपकी अन्नामलाई। और दोनों के बीच में मैंने आपको एक दर्रा बताया था जिसका नाम पाल घाट दर्रा था। अब पाल घाट दर्रा क्या कर रहा है, इस तरफ हो गया आपका केरल, और केरल की कौन सी जगह हो गई, कोच्चि। केरल की कौन सी जगह हो गई, कोच्चि। और याद रखिएगा उस तरफ हो गया तमिलनाडु का कोयम्बटूर। तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है कौन सा दर्रा, पाल घाट दर्रा। ये जो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट दर्रा है, ये कौन सी दो जगहों को जोड़ता है? क्योंकि दर्रे के मामले में याद रखिएगा, जब भी कहीं दर्रा होगा तो दर्रा इस्तेमाल किया जाता है पर्वतों को पार करने के लिए। तो आप पर्वत के इस तरफ के कौन से क्षेत्र से, पर्वत के उस तरफ के कौन से क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, वो बताना जरूरी है। तो यहां पर कोच्चि हो गया और यहां पर कोयम्बटूर हो गया, तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ने वाले दर्रे को बोलते हैं कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो पाल घाट दर्रा। इस तरफ कोच्चि यानी केरल, कोयम्बटूर मतलब तमिलनाडु। तो ये जो पाल घाट दर्रा है वो कौन से राज्य को जोड़ रहा है, तो इस तरफ के केरल को, पश्चिमी घाट के उस तरफ के तमिलनाडु से जोड़ता है। तो सही जवाब है इसका केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुआं बोला जाता है। अब इसका मतलब यह है कि पहले तो ये समझ लीजिए क्या है, पहले इसमें सही जवाब देखिए, उत्तराखंड में कौन सी जगह की बात हो रही है, तराई। सही जवाब है उत्तराखंड का तराई क्षेत्र, जो एक दलदली क्षेत्र है। जल जमाव के कारण यह एक दलदली क्षेत्र है, और इस दलदली क्षेत्र में जब आप कुआं खोदोगे, तो दलदली क्षेत्र मतलब पूरा पानी भरा हुआ है दलदल होने की वजह से। जब आप कुआं खोदोगे तो कुआं में पानी नीचे नहीं, कुएं के पानी ऊपर बाहर निकलता होता है। कुआं में पानी नीचे होता है, लेकिन यहां पर कुआं में पानी जैसे ही खोदोगे आपको पानी निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है, इसीलिए तो दलदली क्षेत्र है। दलदल कब बनता है, जब पानी अंदर भरा रहता है कि पानी पूरा भरा रहता है? जब पूरा पानी भरा रहता है तो अब पानी नीचे नहीं जा पाएगा, तो ऊपर पूरा दलदली क्षेत्र बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र होने की वजह से यहां पर पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं उत्तराखंड में। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। कुट्टानाड जगह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यहां पर देखिएगा मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। ये कुट्टानाड जो है केरल का, मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत के अंतर्गत, ये देखिए ये हो गया आपका सी लेवल। अगर मैं ये कहूं कि ये जो जगह है वो सी लेवल से भी क्या नजर आ रही है, नीचे नजर आ रही है। पानी नहीं भरेगा समुद्र का, लेकिन सी लेवल से नीचे है। और ये वो जगह है जहां पर कृषि की जाती है, और ये सी लेवल से भी 2 मीटर क्या है, नीचे की ओर है। ये सी लेवल से भी 2 मीटर क्या है, नीचे की ओर की जगह है। और इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। इस जगह को केरल में धान का कटोरा कहा जाता है। केरल में इसे धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे धान की फसल होती है, और ये जगह पूरे विश्व में शायद ही हो सकती है कि एकमात्र ये जगह हो जहां पर सी लेवल से नीचे कृषि की जाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी जगह जहां पर सी लेवल से नीचे कृषि की जाती है, और वो है आपका केरल का कुट्टानाड। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र केरल में स्थित है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्डेमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, राज्यों की सीमाओं पर। अब यहां पर एक बात समझिएगा, कार्डेमम की पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट में एक नीलगिरी की पहाड़ी, फिर एक दर्रा आएगा जिसका नाम है पाल घाट दर्रा। ये लिख दे रहा हूं आपका, नीलगिरी की पहाड़ी,
ये नीलगिरी की पहाड़ी, ये पाल घाट, और उसके नीचे एक और पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी, और उसके नीचे जब आप जाओगे तो उसके नीचे एक पहाड़ी है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी, जिसे कार्डेमम हिल्स कहा जाता है। इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी। तो ये जो अन्नामलाई की भी नीचे है, तो ये बेसिकली केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। ये जो बेसिकली पश्चिमी घाट जो है वो केरल पश्चिमी घाट के इस तरफ, यानी जो पश्चिमी घाट के नीचे वाला, जो पाल घाट के नीचे जो दक्षिण सह्याद्री वाला क्षेत्र है, दक्षिणी सह्याद्री के पश्चिम में आपका केरल हो जाएगा, और उसके पूर्व में जो है वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। पश्चिम में केरल याद रखिएगा, पूर्व में तमिलनाडु याद रखिएगा, और बीच में ये जो है, चाहे वो अन्नामलाई के रूप में या इलायची और नीचे फिर नागरकोइल की पहाड़ी, तो ये जो इलायची की पहाड़ी नजर आ रही है वो बॉर्डर की बात करें तो ये केरल और तमिलनाडु की क्या बनाएगी, सीमा बनाएगी। चलिए फिर ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सी नदी जो भारत से नहीं निकलती? व्यास नदी, ये हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है, यानी भारत से निकलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में निकलती है। ये नदी, ये जो हिमाचल प्रदेश से निकलती चिनाब नदी, वो दो नदियों से मिलकर बनी है। एक का नाम बताइएगा हिमाचल प्रदेश में चंद्रा नदी, और एक का नाम बताइएगा भागा नदी, मतलब हिमाचल प्रदेश भारत से। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की घाटी से निकलती है, कुल्लू की घाटी से निकलती है, मतलब हिमाचल प्रदेश यानी भारत से निकलती है। सतलज नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में एक झील है जिसका नाम है राक्षसताल झील, जिसे राक्षसताल झील भी कहते हैं, वहां से निकलती है कौन सी नदी? सतलज नदी, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में। तो वो बेसिकली बाहर हो गया भारत से। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी, यानी भारत के बाहर से निकलने वाली नदी। और सिर्फ सतलज ही नदी नहीं, बल्कि भारत से बाहर निकलने वाली नदी में सिंधु भी शामिल है और ब्रह्मपुत्र नदी भी शामिल है, जो भारत के बाहर से निकलती है मुख्य रूप से, और भी बहुत सारी नदियां हैं। अगला, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका पर्दन से प्रभावित है? कौन सी नदी घाटी जो है वो गहन अवनालिका पर्दन, जिसको गुली इरोजन कहा जाता है, गुली इरोजन, गुली इरोजन यानी अवनालिका पर्दन से प्रभावित है? और तो इसमें सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी, क्योंकि चंबल के मैदान में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई थी। अंधाधुंध निर्वनीकरण की वजह से वहां पर पेड़ ही नहीं है जो जड़ों को, जिनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखे, तो वहां की नदियों ने, चंबल नदी ने अपने ही बनाए हुए मैदान को क्या बना दिया, में कौन सा पर्दन कर दिया? अवनालिका पर्दन कर दिया, गुली इरोजन कर दिया, जिसमें नदी ने वहां पर गहरी गहरी खड्डों का या नालियों का निर्माण कर दी, चौड़ी गहरी नालियों का निर्माण कर दी, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह से उत्खात भूमि के रूप में जानी जाती है, उत्खात भूमि के रूप में जानी जाती है। और इस उत्खात भूमि को क्या भी बोलते हैं? बीहड़। तो जो नदी जो जगह बीहड़ के रूप में या उत्खात भूमि के रूप में जानी जाती है, वो जगह बीहड़ या उत्खात भूमि कब होती है? उत्खात भूमि मतलब बेडलैंड। ये भूमि कब बीहड़ बनती है, ये उत्खात भूमि कब बनती है? तो बता देना, अवनालिका पर्दन के बाद बनती है। और अवनालिका पर्दन कब होती है? जब वहां पर कोई भी पेड़ ना हो जिनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखें। और ऐसा हुआ है कौन सी नदी में, कौन से मैदान में? तो चंबल नदी करने वाला, चंबल का मैदान होने वाला। तो पेड़ों के अंधाधुंध कटाई की वजह से चंबल का मैदान पूरी तरह से बन गया बीहड़, और कारण है अवनालिका पर्दन, जहां पर नदी गहरी 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 नालियों का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। इसे बोलते हैं बीहड़। तो चंबल नदी घाटी क्षेत्र जो है वो अवनालिका पर्दन से प्रभावित है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख पर स्थित है? ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मोरमुगांव है, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा का, ये जो गोवा का मोरमुगांव बंदरगाह है, ये कौन सी नदी? तो बता दीजिएगा, जुआरी नदी। जुआरी नदी के मुहाने पर, उसके एस्चुरी पर स्थित है, जहां पर ये नदी समुद्र में मिल जाती है। चूंकि पश्चिम की ओर की नदी है, पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर निकलने वाली नदी है, इसलिए ये बनाएगी एस्चुरी। क्या बनाएगी? एस्चुरी। और उसके एस्चुरी वाली जगह पर ही कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो मोरमुगांव बंदरगाह स्थित है। किया गया मतलब मोरमुगांव बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह, किया नहीं गया, बंदरगाह स्थित है वहां पे। ठीक है,
तो गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के ज्वार नद मुख पर क्या है, स्थित है। यानी कि जुआरी नदी के द्वारा बनाए हुए एस्चुरी में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो मुर्मुगांव। ठीक, चलिए बाकी बंदरगाहों के बारे में बात कर सकते हैं। कांडला जो है वो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कच्छ की खाड़ी पर कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं, जो एक ज्वारी बंदरगाह है, छिछले सागर पर बनाया गया बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या बोलना, कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट है। कृत्रिम इंटरनेशनल पोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। और तूतीकोरिन जो है वो मन्नार की खाड़ी पे बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। तूतीकोरिन जो है वो मन्नार की खाड़ी पे बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, ये याद रखेंगे। और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो फिर अगला प्रश्न, भारत की निम्न नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती। वे सभी नदियां जो पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा बनाएगी, वे सभी नदियां जो पश्चिम की ओर बहेगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, यही याद रखिएगा। जो नदियां आपको पूर्व की ओर बहती हुई नजर आएगी वो डेल्टा, और जो नदियां पश्चिम की ओर बहेगी वो एस्चुरी बनाएगी। गंगा नदी पूर्व की तरफ डेल्टा, गोदावरी पूर्व की तरफ डेल्टा, महानदी पूर्व की तरफ डेल्टा, लेकिन ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहती है, इसलिए ये बनाएगी क्या, एस्चुरी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, तो झुंडर तूफान, चक्रवाती तूफान, सुनामी और टॉर्नेडो। अचानक आए हुए बाढ़ का कारण सिर्फ चक्रवात है, ये याद रखना। अचानक आए हुए बाढ़ का कारण सिर्फ और सिर्फ चक्रवात होता है। चक्रवात की वजह से अचानक बहुत तीव्र गति से वर्षा होती है, जिसकी वजह से बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और भी कई कारण हो सकते हैं बाढ़ के, लेकिन यहां पर इस ऑप्शन के हिसाब से आपको चक्रवाती तूफान याद रखेगा, साइक्लोन याद रखेगा, जिसकी वजह से यहां पे बाढ़ आएगी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात कर लूं, यानी कि यह समय है शीत ऋतु का, और शीत ऋतु में बारिश होगी लौटते मानसून से। अक्टूबर नवंबर में बारिश होगी लौटते मानसून से, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से। और वो होगा, देखिए हमारे भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में तो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी सागर। और ये पूरे भारत में वर्षा जब करवाएगी तो भारत में वर्षा कराने के बाद जब ये लौटेगी तो लौटने के बाद इसकी जो दिशा होती है वो दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। और वो दिशा ऐसी क्यों भी होती है, तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध की पूर्वा हवाएं जो हैं उसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और ये जो उत्तरी गोलार्ध की पूर्वा हवाएं हैं, तकनीकी रूप से यही लौटता मानसून है। जो उत्तरी गोलार्ध की पूर्वा हवाएं हैं जिसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, तकनीकी रूप से यही आपकी क्या कहलाएगी, लौटता मानसून कहलाती है। और जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, तकनीकी रूप से यही आपका दक्षिण गोलार्ध की पूर्वा हवा होती है। यही दक्षिण गोलार्ध की पूर्वा हवा जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। हमारा मानसून की ये दशा नहीं बोल रहा हूं, ये दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व किसकी वजह से होती है, दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा हवाओं की वजह से। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की होती है, लेकिन जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है अपने डायरेक्शन के 90 डिग्री पूर्व की तरफ मुड़ जाती है, जिसकी बाद इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। और यही कारण है कि हमारे मानसून जो है दक्षिण पश्चिम से जाने की वजह से हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली बताना यह था कि लौटते मानसून से यानी अक्टूबर नवंबर में के महीनों में भारी वर्षा होती है। कहां पर, तो पहले तो बताइए कोरोमंडल तट यानी तमिल तट पर, किससे, लौटते मानसून से यानी उत्तर पूर्वी मानसून से। और कितनी, तो 60 से 65 सेंटीमीटर तक यहां पर क्या होगी, वर्षा होगी लौटते मानसून से। चलिए, तो ये भारी वर्षा बोलना, तो भारी वर्षा होती है लेकिन लंबे समय तक नहीं होती, इसलिए एन एवरेज इसकी वर्षा क्या होती है, कम होती है। चलिए, 60 से 65 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर महीने में। कोरोमंडल तट यानी कि ये वाला जो आपका तमिल तट है इसकी बात हो रही है। जब ये लौट कर आएगी तो ये आकर टकराएगी कहाँ पे, तमिल तट पे, और यहाँ पे क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। चलिए आगे अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न के रूप में भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का
कृषि को अगर कोई प्रभावित करता है, दुष्प्रभावित करता है, तो मौसम में वो फैक्टर कौन सा है? तापमान नहीं, आर्द्रता नहीं, पवन नहीं, सबसे ज़्यादा फैक्टर प्रभावित करने वाला कौन? वर्षा। वर्षा कम ज़्यादा हुई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। वर्षा कम ज़्यादा हुई तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, आर्द्रता से, पवन से, फर्क पड़ता है तो सिर्फ वर्षा से, ये याद रखिएगा। वर्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे मानसून को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। मैंने पहले कहा है उत्तरी मैदानों में अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु से होने वाली वर्षा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं नहीं बताया, उसको नहीं बताया था, ये जो लौटते मानसून से शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो तमिलनाडु में होती है, तमिल तट पे होती है। लेकिन अगर बात उत्तर भारत की करें, यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक तौर पर उत्तर भारत लिखा हुआ है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में अगर कोई वर्षा हो रही है तो उसकी वजह होगी पश्चिमी विक्षोभ। उसकी वजह होगी पश्चिमी विक्षोभ। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पश्चिमी विक्षोभ जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, शीत ऋतु में होती है, सूर्य के दक्षिणायन की वजह से होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के दक्षिण की ओर खिसकने की वजह से होती है, और ये एक शीतोष्ण चक्रवात है। और ये शीतोष्ण चक्रवात हमारे भारत आएगा और हमारे भारत में बारिश करवाएगा, हिमालय में हिमपात करवाएगा, मध्यवर्ती मैदान में रिमझिम बारिश करवाएगा, और अरावली के पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करवाएगा, जिसे मावट कहते हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होगी उत्तरी मैदानों में। और फिर आखिरी के 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, उस पर भी ध्यान रखिए। किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निक्षालन होता है? बात निक्षालन की करें तो निक्षालन की प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है लेटराइट मिट्टी में। इस वजह से इसको निक्षालित मृदा भी कहते हैं, इसलिए इसको निक्षालित मृदा भी कहते हैं। ठीक, तो लेटराइट मिट्टी जिसे मुरुम कहते हैं, नाम सुना होगा आपने मुरुम। मुरुम जो है वो निक्षालित मिट्टी है और लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी जिसे मुरुम कहते हैं वो निक्षालन की प्रक्रिया से ही बनी है। चलिए अब उसके बाद अगला प्रश्न जो है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा, जिस मृदा में बालू की मात्रा सबसे ज्यादा होगी उस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होगी, क्योंकि बालू जो है वो जल को होल्ड करके नहीं रख पाता, क्योंकि बालू के कण जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो जल को होल्ड करके नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उसकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो यहां पर इसका सही जवाब बलुई दोमट, मटियार दोमट, दोमट बालू और दोमट। तो यहां पर बलुई दोमट नाम याद रखिएगा। बलुई दोमट में बालू की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से इसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा क्या? बलुई दोमट। चलिए, तो ये हो गया आपका आज का वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको फायदा देगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, भूगोल की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसी प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा ताकि आपको हर एक एग्जाम में फायदा मिलता रहे। मेरी कोशिश यही कि आपको हर एक एग्जाम में फ़ायदा मिलता रहे, ऐसा प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आऊँ, ऐसा वीडियो लेकर सामने आऊँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक पे ज़रूर बटन दबा दीजिएगा, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।